नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल रिया कोचिंग क्लासेस जयपुर में। प्यारे दोस्तों, आज के इस रीजनिंग के नए सेशन में हम लोग शुरुआत करेंगे एक नए टॉपिक की। और जो रीजनिंग का नया टॉपिक हमारा रहेगा दोस्तों, उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के बारे में। तो एक बार पुनः आप सभी प्यारे मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। देखिए दोस्तों, आज हम लोग शुरुआत करेंगे एक रीजनिंग के नए टॉपिक की और वो रहेगा हमारा क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग ये जानना चाहेंगे। आपने देखा होगा दोस्तों कि जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई समूह है और उस समूह के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के लोग हैं, तो हम क्या करेंगे, जो एक प्रजाति के लोग हैं समान प्रजाति वाले, उनको तो एक जगह रखेंगे और शेष जो बचेंगे भिन्न भिन्न, उनको क्या कर देंगे, हम लोग अलग अलग कर देंगे। तो इस प्रकार वो क्या कहलाता है दोस्तों, वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना, दो या दो से अधिक टुकड़ों में उसको बांटना। तो वर्गीकरण को लेकर हमारे से कंपटीशन एग्जाम में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, तो एक बार उनके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे दोस्तों। ध्यान रखना, वर्गीकरण से संबंधित जो क्वेश्चन है वो एक तो हमें देखने को मिलता है दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला को लेकर। आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर टोटल 26 अक्षर है, तो 26 अक्षरों का दोस्तों आपको सुल्टा और उल्टा क्रम याद होना जरूरी है। तो एक तो वो आपसे प्रश्न पूछेगा दोस्तों कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को लेकर, ठीक है, आपसे प्रश्न पूछेगा अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम, अंग्रेजी वर्णमाला को लेकर प्रश्न पूछेगा दोस्तों। तो अंग्रेजी वर्णमाला की जो क्रमांक है ये आप सभी को याद होने चाहिए, उल्टे और सुल्टे क्रमांक, ठीक है। एक वो आपसे पूछता है स्वर और व्यंजन को लेकर, इस प्रकार के प्रश्न भी वो आपसे पूछेगा, स्वर और व्यंजन। एक आता है दोस्तों आपसे जानवरों को लेकर भी हमारे से प्रश्न पूछा जाता है कि जानवरों की जो प्रजातियां होती है उनको लेकर हमारे से प्रश्न पूछे जाते हैं। कई प्रश्न आते हैं जो नाम के आधार पर होंगे, कई प्रश्न ऐसे होंगे जो दोस्तों हमें संख्याओं को लेकर मिलेंगे। संख्याओं में अगर हम लोग बात करें तो जैसे सम संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई, इस प्रकार के प्रश्न हमारे से वो पूछेगा। कई प्रश्न ऐसे होंगे जो हमारे शारीरिक भागों को लेकर पूछेगा, जैसे वो आपसे पूछ सकता है आभूषणों को लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, राजधानियों के नामों को लेकर वो हमारे से प्रश्न पूछ सकता है। तो इस प्रकार देखो, ये जो वर्गीकरण का टॉपिक है दोस्तों, क्लासिफिकेशन, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके माध्यम से हमें रीजनिंग के साथ साथ ना कुछ बेसिक जानकारियां सीखने को मिलती है और जीके लेवल भी आप लोग कह सकते हैं वो भी हमारा क्या बनता है दोस्तों, मजबूत बनता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के हमारे नए सेशन की। देखिए दोस्तों, यहाँ स्क्रीन पे आपको 10 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं और हमें जल्दबाजी किसी भी प्रकार से नहीं करनी है, हमें एक एक प्रश्न को सॉल्व करना है। तो इन प्रश्नों के लिए जो निर्देश है वो आपसे इस प्रकार से दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में, जो आपको दोस्तों शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो निम्नलिखित शब्दों में से असंगत शब्द का आपको क्या करना है दोस्तों, चयन करना है। तो आपने क्या देखा, एक जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों आपके पास में, उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, यानी 4 शब्द आपको इस प्रकार से दिए जाएंगे कि उनमें से 3 जो शब्द होंगे वो तो ऐसे होंगे दोस्तों जिनका एक दूसरे से संबंध होगा, यानी एक दूसरे से वो संबंधित होंगे, और एक शब्द ऐसा होगा जो उन तीनों से क्या होगा, भिन्न होगा। तो आपको उसकी पहचान करके बतानी है कि वो जो भिन्न शब्द होगा दोस्तों वो आपका कौन सा होगा। क्लियर? देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों कि आम, अमरूद, केला और लौकी। अब देखो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और मेरे को उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप लोग प्रत्येक है ना आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो जल्दी से आप लोग मुझे बताओ दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। और शायद देखते ही आपके दिमाग में आ गया कि सर इसका जो आंसर है वो हमारा करेक्ट क्या होगा,
लौकी, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखो कैसे हुआ, आम क्या है दोस्तों, एक फल है, ठीक है। दूसरी बात आपने देखी अमरूद भी क्या है, एक फल है। फिर आपने देखा दोस्तों केला भी क्या है, एक फल है। यानी ये 3 ऐसे फल है दोस्तों जो स्वाद में मीठे हैं। जबकि अगर हम लोग लौकी की बात करें तो लौकी यहाँ पर फल नहीं है, लौकी क्या है दोस्तों यहाँ पर सब्जी है, यानी जिसका उपयोग हम सब्जी के रूप में करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यानी लौकी। ठीक है, चलो आगे बढ़ो आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में आपने देखा दोस्तों कि एक तो आपको दिया गया है घोड़ा, गाय, बकरी और एक है आपके पास में दोस्तों भैंस। इन 4 में से आपको उस शब्द का चयन करना है जो 3 से क्या होगा दोस्तों, भिन्न होगा। चलिए जल्दी से बताइए कि प्रश्न नंबर 2 का आंसर क्या हो सकता है। देखो सबसे पहले दिया गया घोड़ा दोस्तों एक जानवर होता है, सबको पता है। फिर आपने देखा गाय, अब गाय के लिए देखो मैं जानवर शब्द यूज कभी नहीं लूंगा क्योंकि गाय हमारी माता है। और आपको पता है जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए थे तो उन्होंने भी यही कहा था कि गाय जो है वो जानवर नहीं है, वो क्या हमारी एक माता है। तो गाय, एक आपने देखा दोस्तों बकरी और एक आ गया हमारा भैंस। तो यहाँ आपने देखा दोस्तों अगर मैं गाय की, भैंस की और बकरी की बात करूं तो ये 3 जो है वो ऐसे जानवर है जो दूध देते हैं, या हम लोग कह सकते हैं दोस्तों ये तीनों क्या स्त्रीलिंग है। जबकि अगर हम देखें तो घोड़ा जो है वो क्या पुल्लिंग है। तो 3 जो है दोस्तों ये दूध देने वाले पशु हो गए हमारे पास, गाय, भैंस और बकरी। जबकि घोड़ा जो है वो इन तीनों से क्या भिन्न। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ो प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, एक आपको दिया गया है रेडियो, एक आपके सामने है समाचार पत्र, एक आ गया आपका टेलीविजन और एक आ गया आपका दोस्तों स्टीरियो। थोड़ा सा आप लोग है ना दिमाग से सोचना। देखो ये क्वेश्चन ऐसे होंगे दोस्तों, अगर आपने 1% भी जल्दबाजी कर दी तो ध्यान रखना आप लोग गलत आंसर के ऊपर टिक कर बैठोगे, क्योंकि एग्जामिनर है ना ऑप्शन इस प्रकार से देता है जो हमें उनकी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। और अगर आपने जल्दबाजी करी तो ध्यान रखना नुकसान आपका होगा। इसलिए सोचना है, समझना है और सही आंसर के ऊपर आपको क्या करना है दोस्तों, टिक करना है। तो देखो रेडियो, टेलीविजन और स्टीरियो इनमें आपने देखा दोस्तों ये 3 ऐसे यंत्र है जो किससे चलते हैं दोस्तों, विद्युत के द्वारा चलते हैं। विद्युत का मतलब आपने समझ लिया क्या है दोस्तों, आपकी घरों में आने वाली लाइट। ठीक है, तो एक बात बताओ, रेडियो भी क्या है दोस्तों, एक विद्युत से चलने वाला यंत्र है। टेलीविजन भी क्या है, एक विद्युत से चलने वाला यंत्र है। स्टीरियो भी क्या है, विद्युत से चलने वाला यंत्र है। जबकि अगर समाचार पत्रों की हम लोग बात करें दोस्तों तो इनमें विद्युत की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं। इनके माध्यम से हमें हमारे देश विदेश में या हमारे आसपास में घटित होने वाली नई पुरानी घटनाओं के बारे में पता चलता रहता है। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, समाचार पत्र क्या होगा आपका यहाँ पर असंगत शब्द। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 में आप लोग मुझे बताइए, सबसे पहला ऑप्शन है हारमोनियम, दूसरा है दोस्तों गिटार, तीसरा है आपके सामने ढोलक और चौथा ऑप्शन है बच्चों संगीतकार। तो जल्दी से आप लोग मुझे बताइए दोस्तों आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, सोचिए और जवाब दीजिए कि आप लोग आज जितने भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे उनमें आप लोग एक प्रैक्टिस कीजिए टेस्ट के माध्यम से कि कितने क्वेश्चनों का आंसर आप लोग सही बता पाते हैं, और आकलन कीजिए कि इस टेस्ट में आपने क्या रिजल्ट रखा। देखो हारमोनियम, गिटार और ढोलक, अगर दोस्तों मैं इन 3 की बात करूं, जैसे एक तो आ गया हमारा हारमोनियम, ठीक है, एक आया दोस्तों हमारा हारमोनियम और दूसरा आ गया हमारा गिटार।
इसी प्रकार जो तीसरा है वो आ गया दोस्तों आपका ढोलक। अब आपने देखा कि ये तीनों जो है वो हमारे क्या है दोस्तों, वाद्य यंत्र। बताओ तीनों क्या है, वाद्य यंत्र है। और इन यंत्रों को बजाने का जो काम है दोस्तों वो कौन करता है, संगीतकार करता है, जो संगीत गाता है। तो यहाँ आपने देखा कि जो असंगत शब्द है वो आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, संगीतकार, क्योंकि इसका संबंध जो है वो इस प्रकार से है कि संगीतकार वो होता है जो संगीत गाता है दोस्तों, ठीक है। जबकि हारमोनियम, गिटार और ढोलक तीनों क्या है, संगीत के दौरान प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हम लोग दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और आपको जवाब देना है कि कौन सा आपका आंसर सही हो सकता है दोस्तों। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपके सामने, देखो महीनों के नाम है मार्च, जुलाई, अगस्त और अप्रैल। देखो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आप या मैं अगर एग्जाम में बैठते हैं तो ये सोचते हैं यार ये तो महीनों के नाम है, इनमें क्या डिफरेंस हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, अगर एग्जामिनर ने आपसे प्रश्न पूछा है तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर है, तभी उसने कहा है कि आपको बताना है असंगत शब्द कौन सा होगा। तो एक बात मुझे आप लोग बताओ, जब भी हम लोग दोस्तों रीजनिंग पढ़ते हैं तो रीजनिंग में शायद आप लोगों ने कैलेंडर के बारे में अध्ययन किया होगा। और कैलेंडर का जब हम लोग अध्ययन करते हैं दोस्तों तो उसका अध्ययन करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से महीने में 31 दिन होते हैं, कौन से महीने में 30 दिन होते हैं और कौन से महीने में दोस्तों 28 दिन होते हैं। तो एक बात बताओ, सबसे पहले मैं बात करूंगा मार्च की। अगर मार्च में दिनों की संख्या देखें तो दोस्तों वो आती है 31। फिर आपने देखा जुलाई और अगस्त। देखो जुलाई और अगस्त की अगर हम लोग बात करें तो जुलाई और अगस्त में भी कितने कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। बचा आपका अप्रैल। अप्रैल महीने की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों इसमें कितने दिन होते हैं, 30। अगर दिनों के हिसाब से हम लोग इसका वर्गीकरण करते हैं तो असंगत शब्द जो है वो हमें कौन सा प्राप्त होगा, यहाँ पर अप्रैल, ठीक है। क्योंकि मार्च, जुलाई और अगस्त में 31 दिन होते हैं, जबकि अप्रैल में कितने दिन होते हैं दोस्तों, 30 दिन होते हैं, ठीक है। आगे देखो अगला प्रश्न नंबर 6, बताइए कमल, गुलाब, गेंदा और चंदन, इनमें से आपका असंगत शब्द कौन सा हो सकता है। जल्दी से बताइए, फटाफट से आपको आंसर देना है दोस्तों। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और कोशिश कीजिए कि आपका जो जवाब है वो बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। तो आपने देखा दोस्तों कमल जो है वो एक फूल होता है। कमल भी क्या होता है दोस्तों, एक फूल होता है। गुलाब भी एक फूल होता है, गेंदा भी एक फूल होता है, जबकि चंदन कभी फूल नहीं होता, क्योंकि चंदन का उपयोग तो हम लोग शुभ कार्यों में या क्या नाम से हम लोग कह सकते हैं कि तिलक वगैरह करने में काम में लेते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि कमल, गेंदा और गुलाब तीनों दोस्तों फूल है, जबकि चंदन जो है वो फूल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंदन। अगला प्रश्न नंबर 7 आपने देखा बढ़ई। पहला ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने बढ़ई, दूसरा ऑप्शन है मजदूर, तीसरा ऑप्शन है मिस्त्री और चौथा ऑप्शन है आपके पास में आदमी। आपको बताना है दोस्तों इन 4 में से आपका सही आंसर कौन सा हो सकता है। जल्दी से बताइए आप लोग मुझे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों। बढ़ई, मिस्त्री और आदमी, अगर इन तीनों की बात करें तो दोस्तों ये तीनों क्या, ये पैसे हैं, क्लियर। जबकि अगर हम लोग बात करें किसकी, मजदूर की, तो मजदूर शब्द जब आता है तो ध्यान रखना मजदूर शब्द के लिए आप लोग पैसे कभी यूज में नहीं ले सकते हैं। तो बढ़ई, मिस्त्री और आदमी इन तीनों का संबंध है पैसे को लेकर, जबकि मजदूर जो है दोस्तों वो क्या है, इनसे अलग है। तो यहाँ जो आपका असंगत शब्द होगा वो होगा दोस्तों मजदूर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है प्रश्न नंबर 7 का वो क्या होगा दोस्तों आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 आपने देखा
सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने निर्देश देना, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने शिक्षा देना, तीसरा है व्याख्या और चौथा है दोस्तों पढ़ाना। थोड़ा सा गौर कीजिए और अपने दिमाग पे जोर डालकर सोचिए कि इनमें से आपका करेक्ट आंसर दोस्तों कौन सा हो सकता है। उम्मीद है मुझे कि आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो जल्दी से बताइए दोस्तों आप लोग प्रश्न नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। देखो आपने देखा दोस्तों निर्देश देना, जब हम लोग किसी को निर्देश देते हैं तो निर्देश दोस्तों उसी को दिया जाता है जो उसको ग्रहण करता है। यानी निर्देश अगर देना है तो हमें ग्रहणकर्ता की क्या पड़ेगी दोस्तों, आवश्यकता पड़ेगी। यानी एक क्या होना चाहिए हमारे पास में, ग्रहणकर्ता होना चाहिए जो हमारे निर्देश का पालन करेगा। शिक्षा देना, शिक्षा भी उसी को दी जाएगी दोस्तों जो ग्रहण करेगा। पढ़ाया भी उसी को जाएगा जो हमारे से बैठकर पढ़ेगा। तो यानी अगर हम लोग बात करें कि निर्देश देना, शिक्षा देना और पढ़ाना, तो इनमें दोस्तों हमें ग्रहणकर्ता की आवश्यकता होती है जो इनको ग्रहण करता है। जबकि व्याख्या अगर आपको करनी है तो व्याख्या के लिए हमें किसी ग्रहणकर्ता की आवश्यकता नहीं पड़ती। व्याख्या तो दोस्तों हम लोग करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में बढ़ा चढ़ाकर कहना या विस्तार पूर्वक बताना ही क्या कहलाता है, एक व्याख्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या होगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़िए, प्रश्न नंबर 9। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। आपने देखा नमक, दूसरा है नमकीन, तीसरा है दोस्तों तीखा और चौथा है आपके पास में मीठा। थोड़ा सा सोचिए क्योंकि प्रश्न ऐसा है, अगर आपने दोस्तों जल्दबाजी कर दी तो ध्यान रखना आपका आंसर गलत हो सकता है। इसलिए कह रहा हूँ आपको किसी भी प्रकार की यहाँ पर दोस्तों जल्दबाजी नहीं करनी है। पहला ऑप्शन है दोस्तों नमक। नमक ऐसी चीज है, अगर इसके स्वाद की हम लोग बात करें दोस्तों तो नमक का जो स्वाद है, बताओ नमक का जो स्वाद है, इस नमक का स्वाद कैसा होता है दोस्तों, तो आपको पता है नमक का स्वाद होता है कैसा, खारा। ठीक है, नमक का स्वाद होता है दोस्तों खारा और नमक का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है NaCl, जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, खाने का नमक कहते हैं। और NaCl का मतलब है, इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड लवण। ठीक है दोस्तों, कौन सा है, सोडियम क्लोराइड लवण, जो NaCl होता है जिसे खाने का नमक कहा जाता है। तो नमक का स्वाद खारा होता है, जबकि हमने देखा नमकीन दोस्तों एक स्वाद है, तीखा भी एक स्वाद है और मीठा भी क्या है, एक स्वाद। तो जब आप लोग चारों की तुलना करोगे तो आपको पता चलेगा कि नमकीन, तीखा और मीठा ये तीनों तो दोस्तों स्वाद है, जबकि नमक स्वाद नहीं है। नमक का स्वाद कैसा होता है, खारा होता है। तो यहाँ जो असंगत शब्द होगा वो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, नमक। यानी 9वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10 की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अगर यूँ हम लोग कहें दोस्तों तो हमारे दैनिक जीवन से, या आप लोग कह सकते हैं हमारी जो साइंस है उससे जुड़ा हुआ अच्छा क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के प्रश्न के बारे में तो नॉलेज आपको होनी चाहिए। देखिए हमने देखा दोस्तों पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल और शनि। एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अगर मैं बात करूं दोस्तों हमारे सौर मंडल की, देखो ये प्रश्न साइंस से जुड़ा हुआ है और साइंस पढ़ाना मुझे बेहद पसंद है, साइंस और मैथमेटिक्स। तो साइंस का जब प्रश्न आएगा तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको उसके बारे में जितनी मैं नॉलेज दे सकूं उतनी देने का प्रयास करूं। दोस्तों सौर मंडल की अगर हम लोग बात करें तो सौर मंडल के केंद्र में, केंद्र का मतलब होता है ठीक बीच में, केंद्र में बताओ क्या स्थित है, आप सभी को पता है सूर्य। सूर्य क्या दोस्तों, सौर मंडल के केंद्र में स्थित सबसे बड़ा तारा है। ठीक है,
अब ये अगर मान के चलिए हमारा सूर्य हो गया दोस्तों, तो एक बात आप लोग मुझे बताओ कि ये जो सूर्य है, इस सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाएगा? ग्रह। बताओ, ये अगर हमारा सूर्य आ गया तो सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाएगा दोस्तों? ग्रह चक्कर लगाएंगे, ठीक है। और इन ग्रहों के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? उपग्रह। तो हमारे सौर मंडल में टोटल कितने ग्रह हैं दोस्तों? 8 ग्रह हैं, ठीक है। दूसरी बात, सूर्य के सबसे जो नजदीक ग्रह है, सबसे पास में, वो कौन सा है दोस्तों? बुध ग्रह, ठीक है। और बुध के बाद में आता है शुक्र ग्रह, फिर आता है तीसरा नंबर हमारी पृथ्वी का। तो आपने देखा पृथ्वी भी एक ग्रह है, मंगल भी एक ग्रह है दोस्तों, शनि भी एक ग्रह है। जबकि अगर बात करें हम लोग चंद्रमा की, तो दोस्तों ये जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा ग्रह नहीं है, ये क्या है? हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। बताओ क्या है दोस्तों? ये है हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, यानी हमारी पृथ्वी का केवल दोस्तों एक ही उपग्रह है, और वो कौन सा है बताओ? वो है चंद्रमा, ठीक है। तो 3 पृथ्वी मंगल शनि दोस्तों ग्रह हो गए, और चंद्रमा क्या हो गया? उपग्रह। तो यार ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या होगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो, तो उम्मीद करूंगा दोस्तों जो 10 क्वेश्चन हमने पढ़े वो आप सभी को बिल्कुल सही तरीके से समझ में आए होंगे। तो एक बार जल्दी से इस सेशन को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जो भी मेरे प्यारे साथी या प्यारे मित्र रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन तक यह संदेश जरूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। लगभग 2-2.5 महीनों का हमारे पास समय है, तो कोशिश हम लोग करेंगे जितना कवर कर सके उतना कवर करने की। देखो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 का पहला ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों अंगूठी, दूसरा है आपका दस्ताना, सी ऑप्शन में आपसे दिया गया है दोस्तों मोजा, और डी ऑप्शन में है चूड़ी। तो आपने देखा और पता लगाया कि सर अंगूठी जो है वो ऐसा आभूषण हम लोग कह सकते हैं कि अंगूठी वो है जिसको हमारे हाथ की अंगुली में पहना जाता है। दस्तानों की अगर हम लोग बात करें तो दस्तानों को भी दोस्तों किस में पहना जाता है? सर्दियों के दिनों में हाथों में पहना जाता है। मोजों की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जिनको हम लोग सॉक्स कहते हैं, उनको हमारे जूतों के अंदर पैरों में पहना जाता है। जबकि चूड़ी जो है वो स्त्रियां क्या करती है? अपने हाथों में पहनती है। तो 4 शब्द ऐसे दिए गए हैं, जिनमें से 3 ऐसे हैं दोस्तों जिनको हाथों में पहना जाता है। अंगूठी को भी हाथ की अंगुलियों में पहना जाता है, दस्तानों को भी हाथ में पहना जाता है, और चूड़ी को भी हाथ में पहना जाता है, जबकि मोजों को पैरों में पहना जाता है। तो यहाँ जो असंगत शब्द होगा, यानी हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। देखो प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, पहले ऑप्शन में आपसे कहा गया है आदमी, दूसरे ऑप्शन में आपको दिया गया है रमेश, तीसरे ऑप्शन में कहा गया है दोस्तों मनुष्य, और चौथे ऑप्शन में क्या कहा गया आपसे? मानव। एक बात मुझे आप लोग ये बताइए, अगर मैं बात करूं दोस्तों मानव की, तो मानव का ही एक पर्यायवाची आप लोग कह सकते हैं मनुष्य, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों मनुष्य ही क्या है? हमारा आदमी है। और एक बात बताइए, एक नाम जो है वो आपको बताया गया है यहाँ पर कौन सा? रमेश। रमेश एक दोस्तों संज्ञा है जो किसी व्यक्ति का नाम है, लेकिन अगर मैं बात करूं मानव की, मनुष्य की और आदमी की,
तो ये तीनों क्या है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा है। बताओ ये तीनों क्या है, जातिवाचक संज्ञा। मैं आपसे कहूं बताइए रमेश मानव है या नहीं है, तो आप कहोगे रमेश मानव है। मैं कहूंगा रमेश मनुष्य है, आप कहोगे बिल्कुल मनुष्य है। मैं कहूंगा रमेश आदमी है, तो आप कहोगे बिल्कुल रमेश क्या आदमी है। तो मानव, मनुष्य और आदमी तीनों का संबंध दोनों दोस्तों एक ही है, और रमेश जो है उसके लिए ये तीनों शब्द काम में लिए जाएंगे। तो अगर चारों हम लोग शब्दों को देखें तो उनमें असंगत जो शब्द है वो हमें प्राप्त होता है ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा रमेश। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 में आपने देखा कि दोस्तों आपसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पेट्रोल, डीजल, गैस, मिट्टी का तेल। अब आपको बताना है कि इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। यानी दोस्तों जो 4 शब्द आपको दिए गए हैं उनमें असंगत शब्द कौन सा हो सकता है, बताइए जल्दी से। आराम से दोस्तों सोचिए और विचारिए, समझिए और कोशिश कीजिए आज के जितने भी प्रश्न हम लोग पढ़े उनमें आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चनों का करेक्ट जवाब दे पाओ। मैं तो यही चाहूंगा कि आपके सभी प्रश्नों का जवाब सही होना चाहिए। देखो सबसे पहले आया दोस्तों पेट्रोल। पेट्रोल की अगर मैं बात करूं तो पेट्रोल जो है वो ईंधन के काम में आता है। ये एक दोस्तों लिक्विड पदार्थ है, यानी द्रव अवस्था में पाया जाता है। डीजल भी ईंधन के काम में आता है। डीजल भी क्या है दोस्तों, ये भी एक लिक्विड है, यानी ये भी क्या है दोस्तों, द्रव है। मिट्टी का तेल ये भी ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और ये भी क्या हमारा लिक्विड है। गैस का उपयोग भी हम लोग दोस्तों ईंधन के लिए करते हैं, लेकिन ये क्या लिक्विड है क्या, नहीं, ये कैसा दोस्तों, गैस है। एक बात मुझे आप लोग बताइए, कोई भी पदार्थ तो दोस्तों प्रकृति का पदार्थ 3 अवस्था, वैसे तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं बताई गई, लेकिन मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है पदार्थ, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं दोस्तों, द्रव्य कहते हैं। तो एक द्रव्य यानी पदार्थ की 3 मुख्य अवस्था होती है, ठोस, सॉलिड जिसके लिए हम लोग एस काम में लेते हैं, लिक्विड यानी द्रव जिसके लिए एल काम में लिया जाता है, और गैस यानी जिसके लिए जी काम में लिया जाता है। तो आपने देखा कि पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल और गैस वैसे तो चारों ईंधन है, लेकिन अगर पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की बात करें तो दोस्तों ये तीनों लिक्विड यानी द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि गैस जो है वो गैस अवस्था में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर बताइए हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 में आपने देखा 4 नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, भारत, चीन, पाकिस्तान और कनाडा। एक बात मुझे बताइए दोस्तों, 4 नामों में आपने देखा, एक तो आपके सामने आया भारत, हमारा देश, भारत माता, भारत। एक आया दोस्तों हमारा विपक्षी देश चीन, एक आ गया सबसे बड़ा विपक्षी पाकिस्तान, और एक नाम आपको मिला दोस्तों कनाडा। तो यहाँ आपने देखा कि भारत, चीन और पाकिस्तान, अगर हम लोग इन तीनों की बात करें तो भारत, चीन और पाकिस्तान तो देश है, जबकि दोस्तों कनाडा देश नहीं है, कनाडा तो एक राज्य है, ठीक है। और दूसरी बात हम लोग कह सकते हैं भारत, चीन और पाकिस्तान दोस्तों तीनों क्या है, एशियाई देश है। बताइए कैसे देश है ये तीनों, एशियाई देश। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा दोस्तों करेक्ट, असंगत जो शब्द है वो आपका आएगा दोस्तों कौन सा, कनाडा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 में आपने देखा सबसे पहले दिया गया दोस्तों आपको ताजमहल। बताइए दोस्तों ताजमहल कहाँ स्थित है, तो ताजमहल स्थित है दोस्तों आपका आगरा में। ताजमहल बताओ कहाँ स्थित है, आगरा में स्थित है। फिर आया दोस्तों आपका
कौन सा? कुतुब मीनार। यह आ गया आपका कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार दोस्तों कहाँ है आपका? दिल्ली में है, लाल किले में। एक आ गया दोस्तों आपका शालीमार। शालीमार के नाम से मैं आपको बताऊं दोस्तों, शालीमार के नाम से आप लोग एक याद रखना, शालीमार बाग। कौन सा बाग है? शालीमार बाग। और ध्यान रखना ये जो शालीमार बाग है ये कहाँ स्थित है दोस्तों? आपका जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। बहुत अच्छा बाग है। और एक है आपका कौन सा? हवा महल। हवा महल आपका बच्चों जयपुर में स्थित है। तो यहाँ आपने देखा ताजमहल, हवा महल और अगर कुतुब मीनार की बात करें तो ये तीनों जो है दोस्तों ये क्या है? हमारे ऐतिहासिक स्थल है। जबकि शालीमार की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये क्या एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है, ये एक शालीमार के नाम से बाग भी है जो आपके जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों शालीमार, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की तरफ। देखो प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है दोस्तों, जादूगर पहला ऑप्शन, दूसरा है आपका मदारी, तीसरा आ गया आपका जादू और चौथा आ गया दोस्तों आपका जादूगरनी। एक बात मुझे बताइए, जादूगर, मदारी और जादूगरनी ये तीनों के तीनों दोस्तों क्या काम करते हैं? तीनों के तीनों काम करते हैं जादू दिखाने का। ठीक है, जादू तो अलग है दोस्तों, जादू दिखाना एक कला होता है। तो जादूगर, मदारी और जादूगरनी इन तीनों का एक ही काम है, जादू दिखाना। जादू एक कला है जो लोगों के सामने हम लोग कह सकते हैं इस प्रकार की कला की जाती है कि लोगों को पता नहीं चलता कि उनकी आंखों के सामने क्या हो गया, यानी एक अदृश्यहीन कला, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं दोस्तों? जादू नाम देते हैं। ठीक है, तो जादूगर, मदारी और जादूगरनी दोस्तों ये सब जो है वो कौन सी कला करते हैं? जादू दिखाने की कला करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर। आगे देखो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। प्रश्न नंबर 17 में देखिए दोस्तों, कोशिश कीजिए आप लोग जल्दी से इसका आंसर देने का। फटाफट से आप आंसर दीजिए और जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि प्रश्न नंबर 17 का आपका जवाब क्या हो सकता है। देखो, सबसे पहले आया भेड़िया, फिर आया दोस्तों गाय, फिर आई भेड़ और फिर आई बकरी। तो यहाँ से आपने पता किया कि सर गाय, भेड़ और बकरी ये तो ऐसे पशु है जो दूध देने का काम करते हैं, जिनको हम लोग क्या करते हैं? पालते हैं। देखो गाय, एक आ गया हमारा भेड़ और एक आ गया दोस्तों बकरी। तो गाय, भेड़ और बकरी ये तीनों क्या हमारे पालतू जानवर। ध्यान रखना, गाय हमारी माता है। ठीक है, दूसरी बात, ये दूध देने का भी क्या करते हैं दोस्तों? कार्य करते हैं, या हम लोग कह सकते हैं तीनों है ना जो है वो क्या है दोस्तों? स्त्रीलिंग है, जबकि भेड़िया जो है वो पुल्लिंग है। भेड़िया एक जंगली जानवर होता है जो दूध देने का काम नहीं करता है। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए कि गाय, भेड़ और बकरी ये पालतू जानवर है जिनको हम लोग पालते हैं दूध के लिए, जबकि भेड़िया जो है वो एक जंगली जानवर है। ठीक है, आगे देखो प्रश्न नंबर 18 दोस्तों, घर, खाई,
इग्लू, और एक आया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका तंबू। एक बात मुझे बताइए दोस्तों, घर वो है जहां हम लोग रहते हैं। अगर इग्लू की बात करें, देखिए एक शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, इग्लू। इस इग्लू का मतलब होता है बर्फ का घर, या हम लोग कह सकते हैं दोस्तों इग्लू का आप लोग क्या कह सकते हो, एक प्रकार से ठंडा घर। ये क्या है दोस्तों, हमारा ठंडा घर है। तो जो भी ठंडे घर होते हैं या जो भी घर दोस्तों बर्फ के बनाए जाते हैं उनको इग्लू के नाम से जाना जाता है। और इग्लू की जो बनावट है वो इस प्रकार से होती है गुंबद की तरह। जिस प्रकार से गुंबद इस प्रकार से ऊपर गोल होती है, उस प्रकार से दोस्तों किसको बनाया जाता है, इग्लू को बनाया जाता है, यानी बर्फ के घरों को बनाया जाता है ताकि तूफान आने पर उनका नुकसान नहीं हो और उनमें जो व्यक्ति निवास कर रहा है वो सुरक्षित रह सके। ठीक है, तो ये भी रहने का स्थान है। तंबू, तंबू हम लोग कह सकते हैं दोस्तों एक प्रकार से जब हम लोग बाहर जाते हैं किसी काम के लिए और मान लो हम लोग जंगल में चले गए जहाँ पर रहने की जगह नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, टेंट सा कुछ लगाकर, तंबू सा तान कर हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं, निवास करते हैं। हमने देखा होगा कई बार टीवी के अंदर कि जो हमारे बीएसएफ के जो जवान होते हैं या जो फौजी भाई होते हैं वो जब बॉर्डर की इनकी रक्षा कर रहे होते हैं तो वो तंबू का क्या करते हैं दोस्तों, इस्तेमाल करते हैं। तो आपने देखा कि घर, इग्लू और तंबू ये तीनों जो है दोस्तों वो रहने के स्थान है। जबकि खाई जो है वो ऐसी चीज़ है कि अगर आपने एक बार इसमें पैर रख दिया, अगर आप गिर गए ना तो ध्यान रखना पॉसिबल नहीं है दोबारा आप लोग जिंदा लौटोगे या मरे हुए लौटोगे। खाई गहराई में होती है, गिर गए तो टूट फाट भी हो सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो खाई सबसे अलग है, इस कारण आपका खाई जो है दोस्तों वही क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो आगे आया प्रश्न नंबर 19, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों जब इस प्रकार का प्रश्न आता है ना तो मैं कहता हूं ऐसा क्वेश्चन कभी आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यही प्रश्न है जो आपके जीके लेवल को क्या करता है, मजबूत बनाता है और आपकी परख करता है कि वाकई में आपको कितनी नॉलेज है। देखो बताओ, चलो 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। सबसे पहले आया दिल्ली, फिर आया झारखंड, फिर आया दोस्तों आपका लखनऊ और फिर आया आपका चंडीगढ़। जल्दी से बताइए, मैं कोशिश करूंगा कितने लोग इसका करेक्ट आंसर दे सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना आप लोग, ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको जवाब देना है कि इन 4 में से आपका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। देखो सबसे पहले हमने देखा दोस्तों दिल्ली। एक बात मुझे बताइए, अगर मैं बात करूं दोस्तों दिल्ली की, एक नाम आपको दिखाई दे रहा है चंडीगढ़, और आपको पता होगा चंडीगढ़ के नाम से तो एक गाना भी बड़ा फेमस हुआ होगा। ठीक है, दूसरा आता है दोस्तों सपना चौधरी का गाना था, कि यार मुझे तो इतना तो याद नहीं है लेकिन बता देता हूँ, आप लोग देखना आराम से। दिल्ली आ गया दोस्तों, चंडीगढ़ आ गया, एक आ गया हमारा लखनऊ और एक है दोस्तों आपका झारखंड। इनमें देखो डिफरेंट आपको किस प्रकार से पहचानना पड़ेगा, थोड़ा सा आप लोग गौर करना, और आपने पढ़ा है तो आपको निश्चित रूप से पता होगा। अगर दोस्तों दिल्ली, चंडीगढ़ और लखनऊ की बात करें तो आपको पता है कि दिल्ली, चंडीगढ़ और लखनऊ जो है दोस्तों ये तीनों क्या है, ये तीनों राजधानियां हैं। तीनों राजधानियां हैं, जबकि झारखंड क्या है दोस्तों, एक राज्य है। अगर झारखंड की राजधानी की बात करें तो झारखंड की जो राजधानी है वो है दोस्तों, बताओ कौन सी, तो वो राजधानी है झारखंड की रांची। ठीक है, इसी प्रकार आपने देखा दिल्ली किसकी राजधानी है, तो दिल्ली तो हमारे भारत देश की राजधानी है, नई दिल्ली। चंडीगढ़, चंडीगढ़ है दोस्तों पंजाब और हरियाणा की राजधानी। इसी प्रकार लखनऊ, लखनऊ है दोस्तों यूपी आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी। तो यहाँ आपने डिफरेंस इस प्रकार से पता लगाया कि सर दिल्ली, चंडीगढ़ और लखनऊ जो है ये 3 राजधानियां हैं, जबकि झारखंड क्या है, राज्य। झारखंड एक राज्य है जिसकी राजधानी है रांची।
दिल्ली राजधानी है किसकी? भारत की। चंडीगढ़ राजधानी है पंजाब और हरियाणा की, और लखनऊ राजधानी है यूपी उत्तर प्रदेश की। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहां आपका सही आंसर होगा कौन सा? झारखंड, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, जिसमें आपसे प्रजाति को लेकर, देखो जानवरों की प्रजाति को लेकर प्रश्न पूछा। बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये, और इस प्रकार के प्रश्नों की ना नॉलेज आपको हमेशा होनी चाहिए। मैं यही कहता हूँ दोस्तों, साइंस पढ़ो तो इस प्रकार के प्रश्नों का विशेष रूप से अध्ययन किया करो, जो दोनों जगह आपका काम कर जाए। सांप। सांप दोस्तों ऐसा जानवर है जो रेंग कर चलता है। सरीसर्प, ये दोस्तों जानवरों की एक प्रजाति होती है। मगरमच्छ, मगरमच्छ भी ऐसा जानवर है जो रेंग कर चलता है, और छिपकली भी जो है वो दोस्तों आपने देखा होगा दीवारों के ऊपर रेंग कर चलती है। तो मेरे कहने का मतलब ये हो गया, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, किसकी बात कर रहा हूं मैं यहां पर? सरीसर्प वर्ग की। देखो सरीसर्प वर्ग के जानवर, बताइए मैंने क्या लिखा? सरीसर्प वर्ग के जानवर। तो देखिए दोस्तों, अगर सरीसर्प वर्ग के जानवरों की बात करें तो सरीसर्प वर्ग के जो जानवर है वो यही हो गया आपका सांप, एक हो गया आपका मगरमच्छ, और एक आ गया दोस्तों आपका छिपकली। ये तीनों ऐसे जानवर हैं जो कौन से वर्ग के हैं? सरीसर्प वर्ग के। जबकि सरीसर्प दोस्तों एक जानवरों का क्या होता है? वर्ग, यानी समूह होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर आपका क्या होगा? फाइनली करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 21 की तरफ। देखिए अच्छा क्वेश्चन तो है, साथ में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है दोस्तों। अगर आधुनिक युग का आपको मालूम है और अगर आप लोग इन विदेशी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं तो मेरे को नहीं लगता कि आपका ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। देखिए 4 वही ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं। सबसे पहला है कोलगेट, दूसरा है दोस्तों आपका प्रॉमिस, तीसरा है आपका लक्स, और चौथा है आपका बबूल। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर दैनिक जीवन से आप लोग जुड़े हुए हैं और अगर डेली आप लोग दोस्तों मंजन करते हैं या साबुन से स्नान करते हैं तो निश्चित रूप से इन चीज़ों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। एक बात मुझे दोस्तों बताइए, अगर मैं बात करूं कोलगेट की, देखो कोलगेट, एक आ गया आपका प्रॉमिस, और एक आ गया हमारा बबूल। इन तीनों का उपयोग दोस्तों हम लोग किस प्रकार से करते हैं? इनका उपयोग करते हैं हम लोग दोस्तों किसमें? टूथपेस्ट में। टूथपेस्ट के रूप में हम लोग इनका उपयोग करते हैं। दांतों की सफाई करने के लिए हम लोग कोलगेट, प्रॉमिस या बबूल का उपयोग करते हैं। जबकि अगर बात की जाए दोस्तों लक्स की, तो ये आपको पता है लक्स जो है ये क्या होता है? हमारा एक नहाने का साबुन है। नहाने का क्या है बताओ? साबुन। तो बताओ चारों ऑप्शनों में असंगत जो आपका शब्द है वो कौन सा बना यहाँ पर? साबुन। क्योंकि 3 का उपयोग हम लोग किसके रूप में कर रहे हैं? टूथपेस्ट यानी मंजन करने के लिए कर रहे हैं, अपने दांतों की सफाई करने के लिए। जबकि एक जो है लक्स, उसका उपयोग करें साबुन के लिए। साबुन है दोस्तों लक्स। ठीक है, प्रश्न नंबर 22। चलिए और दीजिए अपना करेक्ट आंसर। 1 मिनट का समय मिलता है आपको और बताना है दोस्तों झील, समुद्र, नदी और तालाब, इनमें से कौन सा आपका आंसर हो सकता है। अगर कोई विद्यार्थी गांव से जुड़ा हुआ है या जिसे अपने आसपास के परिवेश का अगर पता है, अगर प्रकृति के बारे में जो जानता है दोस्तों, वो कभी इस प्रकार के प्रश्नों को गलत नहीं कर सकता। क्योंकि आप लोग मुझे बताइए, ऐसे प्रश्न है जिनको देखते आपको आंसर देना है। आपने देखा कि सर झील,
झील वो होती है जिसमें बहुत सारा पानी एक जगह दोस्तों एकत्रित रहता है। हालांकि झील का पानी हम लोग कह सकते हैं खारा जरूर हो सकता है स्वाद में, लेकिन झील उसको नाम देते हैं दोस्तों जहां बहुत अधिक पानी की मात्रा एक जगह इकट्ठी रहती है, ठीक है, या बहुत दिनों तक जिसमें पानी भरा हुआ रहता है। समुद्र, देखो सबसे बड़ा होता है समुद्र। समुद्र वो है दोस्तों जो बहुत विशाल होता है, जिसका पानी बहुत खारा होता है, ठीक है, वो समुद्र होता है। समुद्र से छोटा फिर जो है उसको झील नाम दिया जाता है, जहाँ पानी इकट्ठा रहता है। फिर उससे छोटा हमारे गांव में आता है तालाब, जहाँ पर पानी कुछ महीनों या कुछ वर्षों के लिए एकत्रित रहता है। लेकिन अगर नदी की बात करूँ दोस्तों, तो नदी भी पानी का स्रोत है, लेकिन 3 स्रोत जो हमने पढ़े, झील, समुद्र और तालाब, वो ऐसे हैं जिनमें पानी स्थिर रहता है एक जगह, जबकि नदी में पानी कभी स्थिर नहीं रहता। नदी क्या करती है, पानी को बहाकर ले जाती रहती है। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों प्रश्न नंबर 23 की तरफ। कुछ फलों को लेकर आपसे प्रश्न पूछा गया है। बताइए, पाइनएप्पल, संतरा, नींबू और केला, इनमें से आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, यानी असंगत शब्द कौन सा है, इसका आपको चयन करना है। देखिए सबसे पहला नाम आया दोस्तों पाइनएप्पल। पाइनएप्पल के बाद जो दूसरा नाम है वो आपने देखा कौन सा आया, संतरा। संतरे के बाद आया दोस्तों नींबू, और नींबू के बाद आया आपका केला। तो यहाँ आपने देखा कि सर पाइनएप्पल, संतरा और नींबू, ये तीनों जो है वो कैसे हैं, रसदार फल, यानी जो क्या करते हैं दोस्तों, रस का क्या करते हैं, स्त्राव करते हैं। कौन कौन से हैं, एक तो आ गया दोस्तों आपका पाइनएप्पल, ठीक है, एक आ गया दोस्तों आपका नींबू, बताओ नींबू में भी क्या होता है, रस होता है। एक आ गई दोस्तों आपकी संतरा, संतरा भी क्या होती है, खट्टी होती है, इसमें भी रस होता है। जबकि केले की अगर हम लोग बात करें तो केले में दोस्तों किसी प्रकार का रस नहीं होता, यह खाने योग्य क्या होता है, एक फल होता है केवल, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, राइट। तो आपने सीखा दोस्तों हम लोग किस चीज़ की पहचान करना चाह रहे हैं, हम लोग पहचान कर रहे हैं असंगत युग्म की। 3 ऐसे शब्द दिए गए हैं हमारे को जो किसी न किसी एक प्रकार से संबंध रखते हैं, जबकि एक शब्द जो होता है जो दोस्तों वो उनसे क्या होता है, भिन्न होता है, और उसी की हमें क्या करनी है, यहाँ पर पहचान करनी है, जो हम लोग कर रहे हैं। देखो अगला आपने देखा बच्चों प्रश्न नंबर 24। जल्दी से मुझे बताइए प्रश्न नंबर 24 देखते ही आपको याद आएगी दोस्तों सेना के जवानों की, क्योंकि 4 नाम जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, वो ध्यान रखना हमारे सेना के पद है, और इसी सेना के पीछे आज हम लोग दोस्तों यहाँ पढ़ रहे हैं या पढ़ा पा रहे हैं। अगर ये सेना नहीं हो तो पॉसिबल नहीं है हम लोग किस कंडीशन में रहे, क्योंकि यही वो सेना है जो अपनी जान के साथ खेलकर हमारी क्या करती है दोस्तों, रक्षा करती है। तो सलाम करता हूं हमारी इस देश की ऐसी सेना को। देखो सबसे पहले आपने देखा दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए आता है हमारा एडमिरल, दूसरा आता है दोस्तों एसपी, तीसरा आया लेफ्टिनेंट, और आया दोस्तों आपका कैप्टन। देखो सेना की जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, अगर भारतीय सेना की हम लोग बात करें तो भारतीय सेना के लगभग 17 पद है जो क्रमवार है, सबसे बड़ा पद, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। कभी समय मिलेगा तो इसके ऊपर भी मैं क्लास लेके आऊँगा एक, ठीक है। तो भारतीय दोस्तों सेना की अगर हम लोग बात करें, तीनों सेनाओं की, चाहे जल सेना हो, वायु सेना हो या हमारी थल सेना हो, तो उसके अंदर जो है वो पद जो निर्धारित किए गए हैं वो क्रम के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। तो उनमें आपने देखा कि एडमिरल, लेफ्टिनेंट और कैप्टन जो है दोस्तों, ये तीनों तो क्या है, सेना के पद हैं। जबकि अगर हम लोग बात करें दोस्तों एसपी का, तो एसपी सेना से संबंध नहीं है, एसपी का संबंध किससे है दोस्तों, पुलिस से, पुलिस सुरक्षा बल से, ठीक है।
तो यह आपका भिन्न हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या होगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। क्लियर। अगला प्रश्न नंबर 25 है। पहला ऑप्शन है दोस्तों मद्रास, दूसरा है आपके सामने बंबई, तीसरा है दोस्तों पटना और चौथा है आपका कलकत्ता। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए क्या भिन्न हो सकता है। आपने पता किया सर मद्रास, बंबई और कलकत्ता, ये तीनों क्या है दोस्तों, तीनों बंदरगाह है, बंदरगाह है। सबसे बड़ा बंदरगाह आपको पता है मुंबई में है दोस्तों, ठीक है। तो मद्रास, बंबई और कलकत्ता तीनों क्या है, बंदरगाह है। जबकि पटना की बात करें तो दोस्तों पटना एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा शहर है। पटना जो है ये एक जिला है। और बताइए पटना जिला कहाँ का है दोस्तों, तो यह है आपके बिहार राज्य का। बिहार राज्य का एक बहुत अच्छा और सबसे बड़ा जो जिला है दोस्तों वो कौन सा है, पटना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 26 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहला ऑप्शन है सहानुभूति, दूसरा है दोस्तों मोहब्बत, तीसरा है आपका अस्वस्थ और चौथा है दोस्तों आपका क्रोध यानी गुस्सा। एक बात मुझे बताइए, थोड़ी सी दोस्तों हमें जानकारी होनी चाहिए और साइंस तो यही कहती है कि आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज हमेशा होनी चाहिए, हमारी शारीरिक अवस्थाओं के बारे में और हमारी मानसिक अवस्थाओं के बारे में। शारीरिक हमारा क्या कहता है और मानसिक हमारा क्या कहता है दोस्तों, इसकी हमें परख होना बेहद ज़रूरी है। ध्यान रखना, शारीरिक अगर कोई व्यक्ति शरीर से थका हुआ है तो उसकी थकान मिट जाती है आराम करने पर, लेकिन अगर कोई व्यक्ति दिमाग से हार गया ना तो मानसिक हारा हुआ व्यक्ति कभी जल्दी उभरता नहीं है। इसलिए हमें कोशिश यही करनी चाहिए दोस्तों कि हमारा जो मानसिक संतुलन है उसको हम लोग सही बनाए रखें। हमें किसी भी प्रकार की गलत चीज़ों के बारे में कभी विचार विमर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि ध्यान रखना मानसिक शक्ति अगर आप लोगों की कमज़ोर हो गई तो दुनिया की फिर कोई भी शक्ति नहीं है जो आपको बचा सकती है। क्लियर। तो देखो प्रश्न के ऊपर बात करें, सहानुभूति, मोहब्बत और एक आया दोस्तों आपका क्रोध यानी गुस्सा। ये तीनों जो है ये क्या है दोस्तों, हमारी मानसिक अवस्थाएं हैं। सहानुभूति हमारे माइंड के ऊपर निर्भर करती है, हम लोग कितनी सहानुभूति रख पाते हैं। मोहब्बत ये भी हमारी मानसिक अवस्था है, ये भी हमारे दिमाग में उत्पन्न होती है। क्रोध, गुस्सा, ये गुस्सा ज़्यादा या कम भी किसका काम है दोस्तों, आपके दिमाग का है। तो तीन अवस्था सहानुभूति, मोहब्बत और क्रोध, ये तीनों क्या है दोस्तों, ये तीनों की तीनों है आपकी मानसिक अवस्था। बताओ कैसी है, मानसिक अवस्था है। जबकि अगर हम लोग बात करें दोस्तों अस्वस्थ की, तो अस्वस्थ का मतलब जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, जो व्यक्ति किसी रोग से ग्रसित है, जो रोगी है, उसी को तो क्या कहोगे आप, अस्वस्थ। तो अस्वस्थ जो है दोस्तों ये क्या है हमारी, बताइए, वो हो गई मानसिक अवस्था। ये दोस्तों हमारी शारीरिक अवस्था। कैसी अवस्था है, शारीरिक अवस्था है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला देखिए प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 में पहला ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने फूल, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने जड़, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने पत्ती और चौथा ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों कली, जिसको हम लोग अपनी ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं, डाली नाम देते हैं। तो जल्दी से बताइए यहाँ आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है। देखिए दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा और ऐसी नॉलेज जो है वो मेरे हिसाब से आप सभी को होनी चाहिए। अगर फूल की बात करें तो दोस्तों फूल भी पौधों के ऊपर लगते हैं, पेड़ पौधों के ऊपर लगते हैं, पत्तियां भी पेड़ पौधों के ऊपर लगती है, कलियां जो डालियां होती है वो भी पेड़ पौधों के ऊपर होती है। लेकिन जड़ की अगर हम लोग बात करें तो जड़ जो है दोस्तों वो क्या रहती है, जमीन के अंदर धसी हुई रहती है। तो अंतर आपने इस प्रकार से पहचाना कि फूल, पत्ती और कली पौधों का ऐसा भाग है जो जमीन के बाहर रहता है,
जबकि जड़ ऐसा भाग है दोस्तों जो हमेशा जमीन के अंदर रहता है। यदि किसी पौधे की जड़ को आपने जमीन से बाहर कर दिया तो पॉसिबल नहीं है कि उस पौधे को आप लोग जीवित रख सको। तो बताइए यहाँ जो ऑप्शन नंबर बी है जड़, वो क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार आज की सेशन के हमारे 27 जो क्वेश्चन है वो दोस्तों कंप्लीट हो गए और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको 27 के 27 क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से समझ में आएंगे। तो एक बार जल्दी से शेयर कर दो दोस्तों इस सेशन को, आप लोग जितना अधिक शेयर कर सको। और फिर भी मेरा यही कहना है, अगर किसी भी क्वेश्चन में दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। मेरा वादा है मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर करूँगा। और अगर वाकई में आपको दोस्तों क्लास पसंद आ रही है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। इतना सा तो आपका हक बनता है कि आप लोग इस क्लास को लाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद आ रही है तो। और मुझे ज़रूर बताइए दोस्तों कि वाकई में क्या आपको सही तरीके से समझ में आ रहा है। देखिए आगे बढ़ते हम लोग दोस्तों प्रश्न नंबर 28 की तरफ। सबसे पहला शब्द आया टहलना। देखो टहलना दोस्तों एक ऐच्छिक क्रिया है जो हम लोग अपने मन की इच्छा के अनुसार करते हैं। टहलने का काम कब करते हैं? जब हम लोग फ्री रहते हैं या हमारा घूमने का मन करता है तभी हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अपने आसपास का जो परिवेश है या किसी पार्क उद्यान में हम लोग क्या करते हैं, घूमने का काम करते हैं। फिर हमने देखा घोड़े पर सवार होना। अगर कोई व्यक्ति दोस्तों घोड़े के ऊपर सवार होगा तो क्या वो टहलने का काम करेगा? क्या नहीं, वो दौड़ने भागने उड़ने का काम करेगा। उसका माध्यम एक ही होगा, भागना तेज, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। उड़ना, उड़ने का मतलब वही हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ड्राइव करना, गाड़ी चला कर ले जाएंगे तो वही बात है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। तो आपने देखा दोस्तों कि घोड़े पर सवार होना, उड़ना या ड्राइव करना तीनों का माध्यम एक ही है, जबकि टहलना दोस्तों अलग है। ये क्या है, हमारी एक ऐच्छिक क्रिया है जो हम लोग बिल्कुल सीमित समय के लिए सीमित जगह में करते हैं। तो टहलना जो है वो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आगे देखो फिर आता है दोस्तों प्रश्न नंबर 29। जल्दी से बताइए प्रश्न नंबर 29 में दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। सबसे पहला ऑप्शन है आपके सामने मैगजीन। मैगजीन के बाद में दूसरा है दोस्तों, मैगजीन जो है वो संग्रहालयों में इनमें आपको देखने को मिलता है। एक आता है उपन्यास, जो पुरानी किताबें वगैरह होती है जिनमें कवियों के द्वारा कुछ लिखा जाता है। एक आती है आपकी पत्रिका और एक आता है दोस्तों आपका समाचार पत्र। देखो मैंने फिर कहा था, पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूं, समाचार पत्र की अगर हम लोग बात करें तो ये दोस्तों जुड़ा हुआ है हमारे दैनिक जीवन से, क्योंकि समाचार पत्र के माध्यम से हमारे को अपने आसपास में, हमारे देश विदेश में घटित हो रही घटनाओं के बारे में प्रतिदिन मालूम चलता है। तो अगर आप लोग देखना चाहो तो दोस्तों मैगजीन या उपन्यास या पत्रिकाओं का तीनों का संबंध एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से है, क्योंकि ये तीनों एक जगह में हमारे को देखने को मिलती है। जबकि समाचार पत्र जो है वो इन तीनों से अलग है, क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, जो हमारे को प्रतिदिन आसपास में घटित हो रही घटनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो इस प्रकार ध्यान रखना, इस प्रश्न का जो आपका असंगत शब्द है वो होगा समाचार पत्र, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ो प्रश्न नंबर 30 की तरफ। प्रश्न नंबर 30 में आपने देखा कि सर कुर्सी, मेज जिसको हम लोग दोस्तों टेबल नाम देते हैं, हमारी भाषा में मेज को हम लोग क्या कहेंगे, टेबल। सोफा, ये भी दोस्तों क्या होता है, बैठने का काम में हमारे ले लिया जाता है। ठीक है, और एक आती है दोस्तों दरी, इसको हम लोग बिछाते हैं फर्श के ऊपर आराम करने के लिए। तो यहाँ आपने देखा कि अगर मैं बात करूँ दोस्तों कुर्सी की, मेज की यानी टेबल की और सोफा की, तो इन तीनों का जो संबंध है दोस्तों वो किससे बताइए, तो तीनों का संबंध है फर्नीचर से। ये क्या है दोस्तों, हमारा फर्नीचर है।
कुर्सी, मेज और सोफा, जबकि दरी इनसे भिन्न है क्योंकि दरी का उपयोग हम लोग आराम करने के लिए करते हैं जिसको बिछाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो दोस्तों डी है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की तरफ। प्रश्न नंबर 31 में आपने देखा पहला ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने चोर, दूसरा ऑप्शन है डाकू जो डकैती करने का काम करता है। चोर क्या करता है दोस्तों? चोरी करने का काम करता है। आतंकवादी क्या करता है? हमारे प्रदेश भर में आतंक फैलाने का काम करता है। और दरोगा। चार ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो एक बात मुझे बताइए दोस्तों, अगर दिमाग से सोचोगे और अगर अपने समाज में रहते हो और अच्छी पहचान अगर आपको समाज में बनानी है या बना रखे हो तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि चोर वो है जो चोरी करने का काम करता है, जो एक अपराध है। डाकू वो है जो डकैती करने का काम करता है, वो भी एक अपराध है। आतंकवादी वो है जो आतंक करने का काम करता है, वो भी अपराध है। यानी तीनों के तीनों जो है दोस्तों, ये चोर, आतंकवादी, डाकू, ये क्या है आपके अपराधी है। जबकि दरोगा अपराध नहीं करता है दोस्तों, ये एक समाज का अच्छा व्यक्ति होता है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 32 की तरफ। सबसे पहले आपने देखा दोस्तों बछड़ा। एक बात मुझे बताइए, बछड़ा शब्द का मतलब क्या है? तो बछड़े का मतलब होता है दोस्तों, बछड़ा उसको कहा जाता है जो हमारी गाय माता का बच्चा होता है। मैं कहूँगा गाय माँ का बच्चा। फिर हमने पढ़ा दोस्तों मेमना। मेमना कहा जाता है बच्चों बकरी के बच्चे को, बकरी का बच्चा। एक होता है दोस्तों सावक। सावक कहते हैं बाघ के बच्चे को। तो देखो बछड़ा भी एक बच्चा है किसका? गाय का। मेमना भी एक बच्चा है दोस्तों किसका? बकरी का। सावक भी बच्चा है किसका? बाघ का। जबकि शेर बच्चा नहीं है, शेर तो जंगल का राजा है। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न नंबर 33 की तरफ। देखो प्रश्न नंबर 33 आपके सामने है और प्रश्न नंबर 33 है दोस्तों आपका चार ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। और ये आ गया साइंस का क्वेश्चन। मैंने आपसे कहा था साइंस तो अपनी फेवरेट है, तो साइंस के क्वेश्चन को तो ऐसे पढ़ना है कि बिल्कुल फिट हो जाना चाहिए हमारे दिमाग के अंदर। ठीक है, देखो सबसे पहले आया दोस्तों क्या है हमारा पारा। देखो अगर बात करें पारा की, तो पारा का जो प्रतीक है दोस्तों जिसके द्वारा उसको प्रदर्शित किया जाता है वो प्रतीक आता है आपका Hg। बताइए क्या आता है दोस्तों? Hg। और जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं दोस्तों? मरकरी शब्द नाम देते हैं। और ध्यान रखना मरकरी जो है ये पारा, ये ऐसी धातु होती है दोस्तों जो सामान्यतः कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, याद रखना कौन सी अवस्था में पाई जाती है बताओ? द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना ये चीज। देखिए धातुओं की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो अधिकांश जो धातुएं होती है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन आप लोग कह सकते हो इसका एक अपवाद है दोस्तों। मरकरी जो एक धातु होती है ये भी कमरे के ताप पर सामान्यतः द्रव अवस्था में पाई जाती है। दूसरी बात सोना। सोना आ गया दोस्तों आपका गोल्ड।
सोने को हम लोग क्या किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, AU से प्रदर्शित किया जाता है। एक आता है हमारा लोहा, बताइए लोहा क्या हो गया दोस्तों, तो लोहा हो जाएगा हमारा आयरन, और आयरन को प्रदर्शित किया जाता है Fe से। ठीक है दोस्तों, यह भी एक धातु है। फिर हमने पढ़ा हीरा। हीरा क्या है दोस्तों, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर और सबसे चमकीला पदार्थ है। तो ध्यान रखना, पारा, सोना, लोहा और हीरा, इन धातुओं के अंदर पारा एक ऐसी धातु है दोस्तों जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, बाकी सभी ठोस अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। सोना भी ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ये भी दोस्तों आपका सॉलिड है। हीरा भी सबसे कठोर पदार्थ है, चमकीला भी है। लोहा भी सॉलिड है, जबकि पारा क्या है दोस्तों, आपका लिक्विड है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की तरफ। प्रश्न नंबर 34 में आपने देखा दोस्तों, सबसे पहले आया नीला कलर, फिर आया दोस्तों आपका हरा कलर, फिर आया आपका पीला कलर, फिर आया आपका गुलाबी कलर। जब ये प्रश्न एग्जाम में आता है तो हमारे ये समझ लो छक्के छूट जाते हैं कि इसका जवाब दे तो कैसे दे, इसमें क्या डिफरेंस पता करे कि यार चारों कलर है, नीला भी कलर है, हरा भी कलर है, पीला भी कलर है और गुलाबी भी कलर है। आखिरकार इनमें डिफरेंस पता करें तो कैसे करें। तो एक बात मुझे बताइए दोस्तों, आपने पढ़ा होगा और आपको नॉलेज होगी, अगर थोड़े सी आपने साइंस पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों इंद्रधनुष के बारे में। इंद्रधनुष के बारे में दोस्तों, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग। अब आप कहोगे सर 7 रंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो याद रखो यार, दिक्कत ही कहाँ है, VIBGYOR। आर होता है दोस्तों आपका रेड, लाल कलर। ओ होता है आपका ऑरेंज, नारंगी कलर। वाई होता है आपका येलो, पीला कलर। जी होता है दोस्तों आपका ग्रीन, हरा कलर। बी होता है आपका ब्लू, नीला कलर। आई होता है दोस्तों आपका इंडिगो, ठीक है, और वी होता है आपका वायलेट, बैंगनी कलर। ठीक है, तो आपने देखा कि नीला कलर बताइए आया कि नहीं आया, आ गया आपका ब्लू यानी नीला। हरा कलर आपने देखा, बताइए दोस्तों ग्रीन आपका आया कि नहीं आया। फिर आपने देखा पीला, बोलो येलो भी आया कि नहीं आया। तो ये तीनों कलर ऐसे हैं जो दोस्तों जो किस में आते हैं, आपके इंद्रधनुष में शामिल है, जबकि गुलाबी पिंक आपका इंद्रधनुष में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका डी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 35 की तरफ। आपने देखा प्रश्न नंबर 35 में सबसे पहला मात्रक आया दोस्तों सेंटीमीटर, और ये प्रश्न है आपका गणित का। तो गणित का जब प्रश्न आ जाए तो मजा नहीं क्या जिसमें हम लोग गलती कर दे या समझ में नहीं आई, क्योंकि गणित को तो अगर पोस्टमार्टम करके भी पढ़ाना पड़ जाए तो मैं पढ़ा सकता हूँ बेफिक्र गणित के लिए। तो सबसे जीवन में सबसे अच्छा जो मुझे लगा है या सब्जेक्ट हो या मेरे जीवन का सबसे अच्छा अगर कोई दौर है तो वह है दोस्तों गणित। सबसे गजब की चीज़ है मेरे लिए। देखो ध्यान से समझना आप लोग एक एक चीज़ को। हमने देखा दोस्तों प्रश्न नंबर 35, और प्रश्न नंबर 35 में सबसे पहले आया सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को लिखेंगे cm। दोस्तों सेंटीमीटर किसका मात्रक है, लंबाई का मात्रक। फिर हमने पढ़ा डेसीमीटर, dm, ये भी लंबाई का मात्रक है। फिर हमने पढ़ा मिलीमीटर, ml, क्या है दोस्तों, मिलीमीटर, सॉरी mm, ये भी क्या है दोस्तों, लंबाई का मात्रक। और फिर आया हमारे पास में, बताइए क्या, ग्राम, जी, ये है दोस्तों आपका द्रव्यमान का मात्रक। तो एक बात मुझे बताइए, cm यानी सेंटीमीटर, dm यानी दोस्तों डेसीमीटर, और mm यानी मिलीमीटर, तीनों मात्रक है, बताइए किसके, ये तीनों के तीनों मात्रक है दोस्तों किसके, लंबाई के मात्रक।
लंबाई के मात्रक। जबकि हमने देखा द्रव्यमान जो है दोस्तों वो किसका मात्रक है, सॉरी द्रव्यमान का जो मात्रक है वो क्या है बताइए, ग्राम। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर आपका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर। क्लियर। आगे बढ़ो प्रश्न नंबर 36 की तरफ। पहाड़ की चोटी, पहाड़ की चोटी का मतलब हो गया पर्वत का ऊंचे वाला जो, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों शिखर, ऊपर वाला भाग जिसको शिखर कहा जाता है, वो आ गई पहाड़ की चोटी। इस प्रकार से जैसे मान लीजिए अगर ये आपका कोई पहाड़ है तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है दोस्तों, इसको आप लोग क्या नाम दोगे, चोटी, या हम लोग कह सकते हैं दोस्तों शिखर। ठीक है, शिखर ध्यान रखना इस प्रकार से होता है गुंबद की तरह। जिस प्रकार गुंबद बना हुआ रहता है ना दोस्तों मंदिरों के ऊपर, उसको शिखर कहा जाता है, जो ऊंचाई में थोड़ा सा ज्यादा ऊंचा होता है। पहाड़ की चोटी आ गई। समुद्री तट, समुद्री तट की तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जैसे हमारा समुद्र है तो ये जो क्या कहलाएगा वो आ जाएगा आपका समुद्री तट। ठीक है। छोर या नोक, दोस्तों छोर का मतलब होता है सबसे ऊंचा वाला भाग। जैसे ये हमारा पर्वत है तो सबसे ऊंचा वाला जो भाग होगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे, छोर या नोक, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, छोर या नोक का मतलब हम लोग कह सकते हैं सबसे ऊंचा भाग, सबसे ऊंचा भाग। फिर आता है दोस्तों एक हमारा क्या आ गया, टीला। टीला भी ऊंचा होता है। देखो आपने देखो ये जो टीला शब्द है दोस्तों अधिकतर ये आता है जो मिट्टी के होते हैं ना, क्या नाम से, टीबा जिनको हम लोग बोलते हैं, उनके लिए काम में लिया जाता है टीला शब्द। टीला का मतलब होता है जो मिट्टी का ऊंचा सा बना रहता है पर्वत की तरह। पहाड़ की चोटी सबसे ऊंचा वाला भाग होता है। छोर या नोक वो भी, तीनों का संबंध ऊंचाई से है, जबकि समुद्री तट में दोस्तों ऊंचाई का कोई काम नहीं है, वो हमारे धरातल के ऊपर रहता है। तो बताइए कौन सा असंगत हुआ, समुद्री तट आपका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 37 की तरफ, जिसमें सबसे पहला शब्द आया उबालना। एक क्रिया है, किसी भी चीज को जब अधिक मात्रा में गर्म किया जाता है, जब उसका तापमान बढ़ा दिया जाता है दोस्तों, वो उबलना प्रारंभ कर देता है, जिसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइल यानी क्या होता है, उबालना। जमाना, जमाना का मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज को ठंडा करना, पकाना और सेंकना। एक चीज मुझे बताओ दोस्तों, अगर उबालोगे तो आपको ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, यानी गर्माहट मिलेगी। अगर पकाओगे तो भी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, आपको गर्माहट मिलेगी। सेकोगे, जैसे मालूम हम लोग रोटी को सेकते हैं तो उसके दौरान भी दोस्तों क्या होती है, गर्माहट महसूस होती है, यानी ऊष्मा हमारे को प्रदान होती है। तो इन तीनों में काम में आई दोस्तों आपकी ऊष्मा। जबकि अगर जमाओगे तो बताओ, जमाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, किसी चीज को ठंडा करना पड़ता है। तो इन तीन चीजों में तो काम आया गर्म, और जमाने में काम आया ठंडा, यानी असंगत शब्द आपका कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर बी। राइट। आज का लास्ट क्वेश्चन, आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न नंबर 38, और मैं उम्मीद करूंगा ये प्रश्न नंबर 38 आप सभी का सही होना चाहिए। तो जल्दी से मैं आपको समय दे रहा हूं दोस्तों, 1 मिनट का, फटाफट मुझे बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों, और आपको बताना है कि डाल, खंजर, कटारी और खड़क। देखो एक तो नाम आया दोस्तों आपका कौन सा, खंजर। ये जो खंजर है ये क्या दोस्तों, लोहे का औजार होता है। कटारी ये भी एक औजार है। एक आता है आपका खड़ग, ये भी क्या दोस्तों, औजार है। अगर इन तीनों की बात करें तो ये तीनों क्या है दोस्तों, औजार है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, ढाल शब्द की, तो दोस्तों इसका संबंध औजार से तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, उस चीज़ को आप लोग समझिए और देखो। इसको आप लोग औजार क्यों नहीं कह सकते हैं। ढाल का मतलब होता है दोस्तों, मान लीजिए आपके पास में कोई चीज़ ऐसी है जिसको आपने इस प्रकार से जमाया, इस प्रकार से व्यवस्थित किया कि जब आप उसके ऊपर से किसी पदार्थ को छोड़ोगे या किसी लिक्विड को बहाओगे तो वो बहकर नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार की जो
आकृति बनती है ना दोस्तों, जिसमें जिसके ऊपर कोई भी चीज़ डाले तो वो बहकर नीचे आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, उसका ढाल कहलाता है। ठीक है, क्लियर। इस प्रकार से आकार होता है उसका। तो ये ढाल जो है वो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, असंगत शब्द। तो उम्मीद करूंगा प्यारे दोस्तों आज के इस सेशन में हमने जिन 38 प्रश्नों का अध्ययन किया, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के 38 प्रश्नों का, वो आप सबको बेहद सही तरीके से समझ में आएंगे। तो आप लोग इंतजार कीजिए दोस्तों हमारी अगली कक्षा का। तो तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों को जय हिंद, जय भारत।